हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2003 का गेट के क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 15 तक, और अब पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे का पोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आइए डिस्कस करते हैं। इसमें दिया हुआ प्लेट है जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का है। तो एक प्लेट ड्रॉ कर लिए जिसका एरिया है A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, ये हैंग कर रहा है इन द मिडिल ऑफ ए रूम ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। तो ये एक रूम है आपका जिसका एरिया है आपका 100 मीटर स्क्वायर। ये देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 100 मीटर स्क्वायर। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। मतलब द प्लेट टेम्परेचर एंड इमिसिविटी आर रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर दे रखा है यानी T1 दे रखा है 800 केल्विन, और इमिसिविटी E1 दे रखा है, एप्सिलॉन 1 दे रखा है 0.6। नेक्स्ट टेम्परेचर एंड इमिसिविटी जो रूम का दे रखा है वो है 300 केल्विन टेम्परेचर है, और उसकी इमिसिविटी है 0.3। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो हमें पता ही है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम सीरियल नंबर याद रख सकते हैं ना, 5 6 7 8। तो 5.67 हो गया इंटू 10⁻⁻8, ऐसे याद रख सकते हो। द टोटल हीट लॉस फ्रॉम टू सरफेस ऑफ द प्लेट इज, मतलब हमें Q12 निकालना है। ठीक है, तो देखो प्लेट है तो प्लेट के दो फेस होंगे। प्लेट दिया हुआ है, इसका मतलब थिकनेस इसकी नेगलेक्ट की हुई, तो इसके दो फेस होंगे, फेस 1 फेस 2। तो हम एक फेस का निकाल लेते हैं, टोटल हीट ट्रांसफर कितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है इसका जो फॉर्मूला होता है E1 माइनस E2 डिवाइड बाई जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, एक स्पेस रेजिस्टेंस होता है, और इन दोनों के बीच का जो मतलब जो रेडिएटिव रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग सरफेस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ E1 माइनस E2 डिवाइड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन A1 F12 प्लस एक और रेजिस्टेंस आएगा जो 2 की वजह से होगा, एप्सिलॉन 2 इंटू A2। अब देखिए यहाँ पे जो F12 होगा 1 के कारण 2 में जो हीट ट्रांसफर होगा वो टोटल इसको 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो इसमें हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में, जो हमारा रेडिएशन का चैप्टर है, उसमें कि जब बहुत ही छोटी कोई ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ही छोटा बॉडी है और वो काफ़ी बड़े इनक्लोज सरफेस के बड़े इनक्लोजर के अंदर होता है, तो इस केस में F12 जो होता है वो 1 हो जाता है। यानी कि टोटल का टोटल हीट ट्रांसफर पूरी इसका इस बॉडी में जाएगा, इसका खुद के सरफेस पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे एक V शेप का अगर बॉडी है, ठीक है, तो इस फेस का जो हीट ट्रांसफर होगा वो इसमें ऑब्वियस सी बात है होगा। लेकिन अगर बॉडी बहुत छोटी है तो इस बॉडी का खुद के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होगा, मतलब जो सरफेस के थ्रू, इसके रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो 0 होता है। यानी कि इसका टोटल हीट ट्रांसफर बड़े बॉडी की तरफ ही होगा। तो इसमें हम पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन का क्या, E1 की वैल्यू जाएगी सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 0.6, और A1 आपने A1 दिया हुआ आपके क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बस मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। A2 दिया हुआ 100 मीटर स्क्वायर, इसको एज इट इज पुट करना है A2 की जगह। एप्सिलॉन 2 दिया हुआ है और F12 हमें पता है 1 होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो Q12 की जो वैल्यू आएगी वो 13.66 आएगी। अब देखो 13.66 निकालने के बाद कई लोग हड़बड़ी में इसे टिक भी कर देंगे, लेकिन ये अभी याद रखना है कि हमने सिर्फ एक सरफेस का निकाला, हमें प्लेट दिया हुआ है जिसकी 2 सरफेस है, तो एक सरफेस का तो 13.66 आ गया। अब दोनों सरफेस का जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा वो 2 इंटू Q12 होगा, यानी कि 13 टू जस्ट 26 से थोड़ा ऊपर, यानी 27.32। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है कि फॉर एयर विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%। अब देखो ये हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो हम लोग पढ़े थे, इसमें अगर ये हमारा है 80%, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका है 80%। अब इस केस में हमने पढ़ा था कि जब भी साइकोमेट्रिक चार्ट में क्या होता है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर से, और वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सबसे मिनिमम होता है क्योंकि ये कंडेंस होता है उस वक्त का टेम्परेचर है। तो इसमें क्या होगा, ये इक्वल कब होता है, इक्वल होता है जब आपकी ह्यूमिडिटी ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 100% होती है, उस वक्त ये तीनों टेम्परेचर इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं है, 80% है। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। नहीं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है, कम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। हाँ ये सही है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है आपका वो वेट बल्ब टेम्परेचर से कम है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन द इक्विवेलेंस रेशियो एफ भी बोलते हैं या फिर इसको 5 से डिनोट करते हैं, हमने मैक्सिमम 5 से पढ़ा है इसे, ऑफ मिक्सर एंटरिंग द कंबसन चैम्बर हैज वैल्यू। यहाँ पर एफ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे 5 एज्यूम कर सकते हो। तो देखो 5 इक्वल्स टू जो हमारा रेशियो होता है फ्यूल एयर रेशियो एक्चुअल के केस में, और फ्यूल एयर रेशियो स्टैकोमेट्रिक कंडीशन में ये 1 होता है जब आपका करेक्ट केमिकल कंपोजिशन होता है। जितना स्टैकोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट है उस मिक्सर को बोलते हैं। और अगर ये 5 ग्रेटर देन 1 होता है उसे हम लोग रिच मिक्सर बोलते हैं।
और अगर ये लेस देन 1 है उससे हम लोग लीन मिक्सर बोलते हैं। तो हम सपोज हमारी जो बाइक है उसमें कोई भी फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सर जा रहा है, तो बाइक हमारी सपोज खड़ी है, चल नहीं रही है, उस केस में क्या होता है, फ्यूल इंटर होता है, एयर भी इंटर होता है, लेकिन फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, हम उस पूरे पावर को, जितना पावर वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त वो रिच मिक्सर होता है आइडलिंग कंडीशन में। और जब हम पीक पावर पे पहुंचते हैं, मतलब जब हमारी स्पीड मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट होती है व्हीकल में, उस वक्त भी हम रिच मिक्सर ही डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न हो और ज़्यादा हमें पावर प्रोड्यूस मिल सके। तो हमारा जो 5 ग्रेटर देन 1 होगा वो होगा आइडलिंग कंडीशन में और रिच मिक्सर में। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, F ग्रेटर देन 1 ये है, F ग्रेटर देन 1 ये भी है। तो इसमें देखिए 4 बोथ आइडलिंग एंड पीक है, और इसमें दिया हुआ F ग्रेटर देन 1 आइडलिंग के लिए, पीक के लिए लेस देन 1 दिया हुआ, तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर हो गया बी, यानी कि आइडलिंग के लिए भी हमारा रिच मिक्सर चाहिए और पीक पावर कंडीशन के लिए भी हमें रिच मिक्सर चाहिए। नेक्स्ट इज डीजल इंजन इज यूजुअली मोर इफिशिएंट देन स्पार्क इग्निशन इंजन बिकॉज। अब देखिए डीजल इंजन की इफिशिएंसी और स्पार्क इग्निशन की इफिशिएंसी का फॉर्मूला को पता है, R⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ये R है, R होता है आपका कंप्रेशन रेशियो, ये हो गया आपका ऑटो साइकिल या पेट्रोल इंजन बोलिए। नेक्स्ट इज डीजल इंजन। डीजल इंजन के केस में जो थर्मल इफिशिएंसी होती है 1 - RC⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ इंटू गामा इंटू RC-1, ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी सब चीज़ अगर हम कांस्टेंट रखें, केवल R को वेरी करें, तो R क्या है, कंप्रेशन रेशियो, RC होता है कट ऑफ रेशियो, जो केवल डीजल इंजन के फॉर्मूले में आता है, पेट्रोल इंजन वाले में नहीं आता है, ठीक है। एक डुअल साइकिल भी होता है जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के साइकिल में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों का प्रोसेस, इसमें दोनों में हीट एडिशन होता है, तो उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, R पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। देखो R जैसे ही इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी तो जो नेगेटिव साइन है इसके साथ है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो R कंप्रेशन रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसकी इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। हमें पता है पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है क्योंकि हम स्पार्क के थ्रू इसमें इग्निशन करते हैं, और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन के केस में, पेट्रोल इंजन के रेस्पेक्ट से, यानी ऑटो साइकिल के रेस्पेक्ट से डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है जो डीजल इंजन साइकिल की। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज हायर देन ऑटो साइकिल एट ए फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो। नहीं, ये गलत है, हमारा जो कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का वो ज़्यादा होता है देन एसआई इंजन, ये सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, रैंकिन साइकिल में रीजनरेशन की वजह से इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों ज़्यादा होती है वो देख लो। आपका रैंकिन साइकिल पहले ड्रॉ कर लो, सिंपल, आप TS कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं रैंकिन साइकिल में। ये हो गया हमारा पंप का 1 to 2, देन 2 से लेकर के 3 तक हो गया हमारा बॉयलर का, एंड देन 3 से 4 हो गया टरबाइन, और 4 से 1 वापस हो गया हमारा कंडेंसर। देखिए जब भी आप ये साइकिल ड्रॉ करते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मेंस का पेपर दोगे या कहीं भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें डायरेक्शन जरूर देना। अगर डायरेक्शन नहीं दोगे ना, आपका क्वेश्चन में मार्क्स जितने होंगे ना, आधे मार्क्स मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें पूरे मार्क्स भी काट सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब आपके पास कोई सेंस ही नहीं है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रीजनरेशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टीम हम लोग टरबाइन से निकाल लेते हैं, टरबाइन में जो इंटर होता है स्टीम उससे निकाल लेते हैं, और इस स्टीम को हम लोग भेज देते हैं पंप के इनलेट पे, पंप के आउटलेट पे। तो ये जो 2 से 2 डेज यहाँ मान लो, तो 2 से 2 डेज हमारा पहले बॉयलर में हीट होता था, अब क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक पहले से ही हीट मिल रहा है बॉयलर को, तो बॉयलर को काम करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। पहले इसको 2 से 3 हीट करना पड़ता था, अब बॉयलर को क्या होगा, 2 से 3 तक हीट करना पड़ेगा। तो पहले जो हमारा मीन टेम्परेचर था वो क्या था, देखो पहले अगर इतना हीट करना पड़ता था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मीन टेम्परेचर सपोज यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, ये T मीन हो गया पहले केस में, लेकिन अब बॉयलर में हमको यहाँ से यहाँ तक हीट एडिशन करना पड़ रहा है, तो अब अगर हम मीन निकालेंगे तो ऑब्वियस बात इससे थोड़ा ऊपर आएगा, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से रीजनरेशन के केस में हमारी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें आपका ऑप्शन है, मीन टेम्परेचर तो कहीं नहीं लिखा है, हाँ ये एवरेज टेम्परेचर लिख रखा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द बॉयलर इंक्रीजेस, तो ये हो जाएगा मीन टेम्परेचर या एवरेज एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, कंसीडर द वेरिएशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन एन इम्पल्स स्टीम टरबाइन अक्रॉस 1 रो और मूविंग ब्लेड। अब देखिए मैं इसमें आपको एक फिगर दिखाता हूँ। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, पहले तो एक हम लोग यहाँ पे नोजल लगाते हैं, सपोज एक नोजल यहाँ पे लग गया, ठीक है। नोजल के बाद क्या होता है, यहाँ पर फिक्स्ड ब्लेड होते हैं, सॉरी ये मूविंग ब्लेड होते हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड ब्लेड होते हैं जो एरोफॉयल स्ट्रक्चर के होते हैं, ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड ब्लेड है, और ये एरोफॉयल स्ट्रक्चर के फिक्स्ड ब्लेड, और ये आपके मूविंग ब्लेड, ये नोजल है आपका। उसके बाद फिर से आपके आते हैं मूविंग ब्लेड,
ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जितनी ज़्यादा स्टेज आप बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा स्टेज के वो टरबाइन बनते जाएंगे। तो इस नोजल में क्या होता है, पहले आप इसका वेलोसिटी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग और एक प्रेशर डायग्राम बना लेते हैं। तो वेलोसिटी में देखो क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी पहले क्या होगी, नोजल में अगर एंटर कर रहा है तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी नोजल में, क्योंकि नोजल का काम ही होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, तो ये इंक्रीज कर गई। अब नेक्स्ट क्या है, मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड के केस में क्या होगा, जो भी इसमें काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ वो मूविंग ब्लेड को रोटेट करने में चला जाएगा, तो इसमें इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो फिक्स्ड ब्लेड है। फिक्स्ड ब्लेड का एरोफॉयल स्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है ताकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की जा सके उसी, और इसका प्रेशर डिक्रीज किया जा सके, ठीक है, इसलिए ये दिया जाता है। तो इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी वेलोसिटी। फिर मूविंग ब्लेड में वापस काइनेटिक एनर्जी को लॉस होगा, जिसके कारण ये ब्लेड मूव करेगा, तो इसमें काइनेटिक, फिर इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर या तो स्टैटिक प्रेशर बोल दो। नोजल में क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब प्रेशर तो डिक्रीज होगा, इसी के कंपनसेशन में ही तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, तो ये डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट मूविंग ब्लेड है। मूविंग ब्लेड में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर एनर्जी कम नहीं होगी। नेक्स्ट एरोफॉयल है। एरोफॉयल में हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करा रहे हैं, तो उसके कंपनसेशन में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट फिर से मूविंग ब्लेड है, तो मूविंग ब्लेड में फिर हमारा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि अक्रॉस वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड में क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो इसमें देख लो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, इसमें वेलोसिटी किस में डिक्रीज कर रहा है, ये, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील द हार्डनेस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो सबसे पहले आपको, अगर मटेरियल साइंस आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा मार्टेनसाइट तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, इतना तो आपको सबको पता हो। तो इसमें देख लो मार्टेनसाइट सबसे ज़्यादा हार्डनेस किस में दिए हुए, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मार्टेनसाइट लास्ट में आएगा। देख लो इससे आप सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन, देखो एक ही ऑप्शन से आपको पता चल गया ऑप्शन डी सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मार्टेनसाइट सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, उससे कम फाइन परलाइट होता है, उससे कम आपका फिर कोर्स परलाइट होता है, और उससे कम आपका कोर्स परलाइट होता है, उसको कम उसका ऑस्टेनाइट होता है, ठीक है। ऑस्टेनाइट या नहीं, स्पेरोडाइट है, स्पेरोडाइट भी आपका, उसका भी हार्डनेस कम होता है कोर्स परलाइट से। अब देखो कोर्स परलाइट और फाइन परलाइट मैंने अच्छे से इसका मटेरियल साइंस में आपका लेक्चर भी बनाया, आप इसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ। फाइन परलाइट और कोर्स परलाइट क्या होता है, फाइन परलाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और कोर्स परलाइट में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। तो बड़े पार्टिकल क्या होते हैं, इसमें ग्रेन का साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो ग्रेन साइज ज़्यादा बड़ा है, इसमें ग्रेन साइज काफ़ी छोटे हैं, तो इनको बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी मतलब ब्रिटल टाइप के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस होती है इसमें। लेकिन जो बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़े ग्रेन्स होते हैं, इसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, इसमें टफनेस भी ज़्यादा होती है, इसमें टफनेस कम होता है। तो इसलिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जब भी हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल बन जाता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम लोग जब भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करके एक बड़ा ग्रेन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें टफनेस इंड्यूस हो जाती है, और इसमें जो क्या कहते हैं हार्डनेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, हार्डनेस डिक्रीज होता है, और इसमें सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है। सॉफ्टनेस इंक्रीज होने की वजह से टफनेस भी इंक्रीज होता है, जिसमें इनकी मटेरियल में एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से मटेरियल साइंस के लेक्चर में भी देख सकते हो, मैंने जो बनाया है इसी चैनल पे, आप उसे रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीजेज। आपने कास्टिंग में पढ़ा होगा ग्रीन सैंड मोल्ड होता है, जिसमें उसका नाम ग्रीन क्यों रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर अच्छे होते हैं, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसका नाम ग्रीन है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ग्रीन कलर का नहीं होता, ये सैंड की तरह होता है, बस इसमें मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ग्रीन सैंड बोलते हैं। तो इसमें इसकी मोल्ड की हार्डनेस हमें इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो पोरोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि एयर को पास करने का रास्ता मिल गया, मतलब जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी, पोरस जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा इसकी परमिएबिलिटी होगी, तो उतना एयर इजीली पास कर सकता है। अब एयर इजीली पास कर सकता है तो उसकी वजह से इसकी क्या होती है, हार्डनेस जो होती है डिक्रीज होती है। तो हम चाहते हैं कि इसकी परमिएबिलिटी जो हो वो डिक्रीज हो, तो डिक्रीज होगी परमिएबिलिटी, तो एयर पास होने की टेंडेंसी कम होगी, तो उसके कारण इसका हार्डनेस इंक्रीज होगा। तो इसमें देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी सही है, डिक्रीज इन परमिएबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो उससे हार्डनेस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में तीन चीज़ें होती है, आप देखोगे एक अंदर में कोन होता है, जो इनर कोन होता है, और एक फ्लेम होता है बाहर की तरफ, तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम होता है। तो यहाँ बोल रहा है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो टेम्परेचर होता है इनर कोन का, वो टेम्परेचर कितना होता है अप्रॉक्सीमेट आपको बताना है, तो वो आपको याद
याद रखना पड़ेगा 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको आप जब आप डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ो, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम, तो ये जो आउटर फ्लेम जो बनता है इसका टेम्परेचर वेरी करता रहता है, 2900 डिग्री सेल्सियस भी होता है, 3200 भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी वेल्डिंग का लेक्चर बना रहा हूँ, अभी मैंने वेल्डिंग का फर्स्ट लेक्चर बनाया है, क्लासिफिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ वेल्डिंग इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसके आगे भी लेक्चर बनेंगे तो उसको आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि 3200 डिग्री सेल्सियस इनर कोन का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज वर्किंग। देखो हॉट वर्किंग जो होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर वर्क कर रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर जो वर्किंग टेम्परेचर वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हॉट वर्किंग बोलेंगे। अगर वर्किंग टेम्परेचर लेस देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है तो इसको हम लोग कोल्ड वर्किंग बोलेंगे। तो सिंपल है, देखो बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा उसे हम लोग कोल्ड वर्किंग बोलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितने आसान से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वालिटी स्क्रू थ्रेड आर प्रोड्यूस्ड बाय। क्वालिटी स्क्रू थ्रेड आपका थ्रेड कास्टिंग के थ्रू बनता है। इसमें आपका डाई कास्टिंग होता है, एक डाई ऑलरेडी बनी हुई होती है और इस डाई में हम लोग मटेरियल डाल करके कास्टिंग करते हैं तो इसे डाई कास्टिंग बोलते हैं। और इसमें जब परमानेंट डाई अगर हम लोग यूज़ करें तो उसमें एक्यूरेसी और भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो थ्रेड का जो हम लोग स्क्रू थ्रेड बनाते हैं उसकी जो अच्छी क्वालिटी की जो स्क्रू थ्रेड बनती है वो थ्रेड कास्टिंग के थ्रू बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में है एज टूल एंड वर्क आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इन ईडीएम। ईडीएम क्या है? ईडीएम आपका इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग। ये अपने नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग चैप्टर पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग में, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कटिंग टूल यूज करते हैं। कटिंग टूल तो नहीं होता है, वो एक टूल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कटिंग टूल नहीं होता, कॉपर का सपोज ये बना हुआ है और नीचे हमारा मटेरियल रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कहते हैं, केरोसिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फ्लो करवाते हैं और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल को हम लोग यूज करते हैं इसमें। और इस टूल में क्या होता है कि बिना कांटेक्ट किए ही इसमें मशीनिंग स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के। इसमें मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन होता है इस मटेरियल का, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, मेल्ट कर जाता है मटेरियल और वेपोराइजेशन होता है जिसकी वजह से मशीनिंग होती जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करें, पावर तो कंज्यूम होगा ही क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तभी स्पार्क जनरेट हो रहा है। और पावर कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब नो पावर कंज्यूम लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, तो ये भी गलत है क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा तो फिर किस जगह में मशीनिंग करनी है। अगर हमें यहाँ मशीनिंग करनी है तो टूल को यहाँ लेके आना पड़ेगा, इस जगह मशीनिंग करनी तो टूल को हमें मूव करके इस जगह लाना पड़ेगा। तो टूल की मूवमेंट तो होगी तो रिलेटिव मोशन भी होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है नो वियर ऑफ टूल अकर्स, ये भी गलत है। वियर ऑफ टूल होता है क्योंकि जहाँ स्पार्क जनरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो दोनों के मटेरियल में वियर एंड टियर होती है, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नो फोर्स बिटवीन टूल एंड वर्क, ये सही है क्योंकि आप फोर्स नहीं दे रहे हो। आप जैसे मेटल कटिंग चैप्टर पढ़े होगा, उसमें कटिंग टूल हम लोग यूज करते हैं, सपोज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो उसमें आप देखोगे कि ये टूल और वर्क पीस के बीच में कांटेक्ट होता था जिसकी वजह से इसमें कटिंग फोर्स का टर्म आता था। लेकिन इसमें कटिंग फोर्स नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें टूल और वर्क पीस में कोई कांटेक्ट नहीं है। पावर कंजम्पशन होगा क्योंकि वो मेल्टिंग और वेपोराइजेशन के लिए, बट कटिंग फोर्स इसमें नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी है या फिर इसको देखो लॉजिक से आप दो ऑप्शन को तो काट सकते हो क्योंकि देखो एच स्मॉल एच दिया हुआ, तो आपने मेट्रोलॉजी में पढ़ा हुआ कि जो एक कैपिटल एच रहता है वो ऊपर की तरफ होता है और स्मॉल एच जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। अगर स्मॉल एच दिया है इसका मतलब ये साफ्ट बेसिस सिस्टम है और अगर कैपिटल एच दिया हुआ तो वो होल बेसिस सिस्टम होता है। तो इसके बेसिस पर आप दो ऑप्शन काट सकते हो क्योंकि देखो ये एच स्मॉल एच दिया है तो इसकी अपर लिमिट तो 25 होगी ये पता है, और लोअर लिमिट जो होगी वो 25 से कम होगी, इतना कंफर्म है। तो ये अपर लिमिट 25 सब में दे रखा है, लेकिन लोअर लिमिट देखो आप इसमें 25 से ज़्यादा है तो ये कट गया, ये कट गया, बाकी ये दोनों ऑप्शन में से एक होगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन अब इन दोनों में से कौन होगा तो इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा पता रहना पड़ेगा कि मेट्रोलॉजी में कि क्या क्या है सिलेबस में और इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलो मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या करते हैं कि इसकी एक दे रखी 25, तो 25 जो है वो आपका 18 और 20 के बीच में लाइक 18 और 30 के बीच में लाइक कर। अगर आपने इसका थ्योरी पढ़ा है तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप पहले थ्योरी पढ़ लेना। तो ये 18 और 20 के बीच में लाइक कर रहा है तो इसका हम लोग एक मीन डायमीटर निकालते हैं √18 × 30 करके। तो यहाँ जो मीन डायमीटर आएगा वो आपका आता है 23.24 mm, ठीक है। ये mm है, ये आपका 25 mm में दे रखा है। तो ये आपका 23.24 mm इसका मीन डायमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हम लोग स्टैंडर्ड टॉलरेंस निकालते हैं आई का फॉर्मूला होता है 0.45 × D⁻⁴ प्लस 0.001 × D। अब इसमें आपका D की वैल्यू आपको पता चल गई 23.24, इसको पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.31 माइक्रोन्स।
माइक्रोन्स मतलब 10⁻⁻�6 के फॉर्म में है, ठीक है। ये जो आई की वैल्यू आएगी वो माइक्रोन्स में आएगी। आपको इसमें डी की वैल्यू एमएम में ही पुट करनी है, ठीक है। वो माइक्रोन्स ऑलरेडी ये इस फॉर्मूले में ऑलरेडी लिया हुआ है, इस तरह से इसकी वैल्यू पुट की हुई है कि ये माइक्रोन्स में ही आएगा। अब आई अगर आपका निकल गया तो अब आपको स्टैंडर्ड टॉलरेंस निकालना है 7 ग्रेड का, क्योंकि ये H7 दे रखा है, तो 7th ग्रेड का आपको स्टैंडर्ड टॉलरेंस निकालना पड़ेगा होल के लिए। तो उसके लिए आपको IT7 निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 16 इंटू आई। अब आई आपको पता है 1.31 माइक्रोन, तो 16 इंटू आई आपका हो जाएगा 16 इंटू 1.31, ये आपकी वैल्यू आएगी 20.96 माइक्रोन, ये आ गई। उसके बाद आपको निकालना है लोअर लिमिट। ये आपका इतना माइक्रोन्स आ गया ना, अब यही आपका लोअर लिमिट डिफाइन करेगा, यानी कि जो आपका H शाफ्ट बेस सिस्टम था H, तो ये आपका तो 25 हो गया। अभी नीचे जो होगा ये आपका टॉलरेंस होगा, ये होगा 20.96 माइक्रोन। अब 20.96 आप इसमें माइनस कर दो तो जो आपका आंसर आ रहा है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 25 आपका डायमीटर, इसमें माइनस 20.96 इंटू 10⁻³ mm करना है, क्योंकि 25 mm में है तो इसको, ये माइक्रोन्स में था, इसको मैंने 10⁻³ कर दिया तो mm में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको जो भी आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 24.979। तो ये इसका आंसर देख लो कौन सा है, बी आंसर इसका सही है। तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार पढ़ लेना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे खुद से, या फिर नहीं बन रहा तो आप इस सॉल्यूशन को देखोगे तब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें बोला व्हेन ए सिलेंडर इज लोकेटेड इन ए वी ब्लॉक द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच आर अरेस्टेड। अब देखो ये वी ब्लॉक है, इसमें मैंने क्या किया, एक सिलेंडर को रख दिया है, ठीक है। अब इसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो चुका है। अब सबसे पहले ये आपको पता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कितने डिग्री ऑफ कितने टाइप का मोशन वो पॉसिबल है। जैसे एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होते हैं, अगर कोई बॉडी एक्स में फ्रीली मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, जेड में मूव कर सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ हो गए। नेक्स्ट एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, तो 3 वहाँ से हो गए, तो 3 + 3 6 हो गए। किसी बुक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 की जगह 12 दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अलग मानते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के मूवमेंट को अलग मानते हैं। फिर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को अलग मूवमेंट मानेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस को अलग मानेंगे। रोटेशन के केस में भी क्लॉकवाइज रोटेशन को वो अलग मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को अलग मानते हैं। तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 की जगह पे 12 के स्केल पे चलता है। अब वी ब्लॉक में क्या होता है कि ये मटेरियल को हम लोग पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, इसमें बस ये रोटेट कर सकता है, और ये इस एक्सिस में मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस स्लाइड बोल दो, या आप जो वीडियो देख रहे हो, तो इसमें इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ऊपर में भी मूव नहीं कर सकता है, नीचे भी मूव नहीं कर सकता है। मतलब इसको वी ब्लॉक में हम लोग इसको अच्छे से रख देते हैं ताकि ये बस रोटेट कर सके और एक जेड एक्सिस में मूव कर सके। तो इसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्केल लेके चलोगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बचा हुआ है, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका अरेस्ट हो चुका है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में कभी एग्जाम में अगर आपका वहाँ पर जैसे इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 दे दिया, तो इसमें आप 8 भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट कर दिया, तो हम बोलेंगे कि नहीं मेरा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट नहीं हुआ, हम 4 बोलेंगे, क्योंकि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग मान रहे हैं। तो इस पर 8 भी आप बोल सकते हो, लेकिन इस पर काफ़ी मतलब एक डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर 4 ही हुआ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वी ब्लॉक में क्या होता है कि केवल वी ब्लॉक बोला है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आप बोल सकते हो कि मैं वी ब्लॉक ऐसे ही एज्यूम करूँगा, तो इस केस में तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। फिर एग्जामिनर बोलेगा नहीं वी ब्लॉक मतलब मैंने दोनों तरफ से बोला। तो इसमें एक डिस्कशन चला था अच्छा खासा, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और वी ब्लॉक में कितने अरेस्ट करते हैं किस तरह से, मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन किसी तरह भी आए, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ठीक है, आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर 4 होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोल रहा है कि द सिंबल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन वर्क स्टडी। ये आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चैप्टर जो होता है उसमें अलग अलग सिंबल दिए रहते हैं। इस तरह का सिंबल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, अलग अलग सिंबल मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट असाइनमेंट के लिए होता है। फिर वर्क स्टडी में फिर आपका अलग अलग स्टडी जो होता है आपने पढ़ा था, तो उन सब में अलग अलग सिंबल दिया, उसका एक टेबल चार्ट आता है, इस तरह का भी सिंबल होता है। तो उस चार्ट को आपको याद नहीं करना है, ठीक है, आप बस एक नज़र से देख लेना कि जो इंपॉर्टेंट 3-4 आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे उससे बस देख लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, बस 2003 में आया है तो इसको देख लेते हैं। जो ट्रांसपोर्ट का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वर्क स्टडी में, वो ये वाला यूज करते हैं, एरो वाला, तो इसको ध्यान में रख सकते हो आप।
तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे पार्ट थर्ड मैं बनाऊंगा इसका, क्योंकि इसमें देखो 90 क्वेश्चन है टोटल, तो धीरे धीरे कंप्लीट होगा ये और अच्छे से डिस्कस करना है। अगर आप लोग केवल आंसर चाहते हो तो मैं केवल आंसर 2 मिनट के स्लाइड में भी दे सकता हूँ, 2 मिनट के वीडियो में भी सारे आंसर, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। आप खुद से सॉल्व करना क्वेश्चन, उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना, तब जाकर के फिर से सॉल्व करना आपको, तभी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। और गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो भी आपको तैयारी करनी है अच्छे से करो, जो भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ उसे देखो। अगर कुछ भी उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या आप किसी नए टॉपिक पे एक्स्ट्रा लेक्चर चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर लेक्चर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।